दोस्तों नमस्कार। ले दे के दो ही नेता बचे हैं इस देश में। एक नेता इस देश को हाँक रहा है, दूसरा नेता इस हाँकते हुए देश की धड़कनों के बीच घूमकर उन्हीं धड़कनों को इस देश को सुनाना चाहता है। लेकिन वह सुनाए कैसे? इस देश का मीडिया उस नेता के साथ है जो इस देश को हाँक रहा है, और बीते 48 घंटों से उस नेता के जन्मदिन को लेकर एक उल्लास और उत्साह टेलीविजन स्क्रीन से लेकर अखबारों के पन्नों पर छाया हुआ है। इस उल्लास उत्साह के बीच मीडिया बेफिक्र है, आंखें मूंद चुका है। उसे उन तस्वीरों से कोई मतलब नहीं जो कि पंजाब से निकलकर उभरकर सामने आ रही है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तमाम जगहों की तमाम परिस्थितियों के बीच राजस्थान का जिक्र हो या फिर किसी भी दूसरे राज्य की कोई भी त्रासदीदायक तस्वीर ही उभर कर क्यों ना आ जाए। बिहार में छात्रों के पिटते हुए और जिस तरीके से उनकी रोजगार की मांग, सब कुछ इस दौर में गायब है। सीधे कहें तो जो जन भावना है वह इस वक्त इस देश के मीडिया में रेंगती नहीं है। उसकी धड़कनों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। जब जन भावना की आवाज ही गायब है तो फिर आपकी आंखों के सामने एक ऐसी चकाचौंध रेंगने लग जाएगी जिसको आप देखेंगे तो खुश होंगे। और शायद यह भी एक अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। उन्हें जन्मदिन की बधाई। लेकिन इस बधाई के साथ पहली बार दुनिया के नेताओं का एक पूरी कतार है। उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उसमें इजराइल के नेतान्याहू हैं, उसमें रूस के पुतिन हैं, उसमें ब्रिटेन के ऋषि सुनक हैं, उसमें भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। यानी एक बड़ी लंबी लकीर आप खींचते चले जाएंगे तो आप कहेंगे जिस दौर में इस देश के भीतर सबसे ज्यादा मुश्किल हालात हैं, उसी दौर में भारत अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक ताकत के तौर पर उभर रहा है। दूसरा सवाल होगा, जिस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, भारत में प्रति व्यक्ति आय से लेकर भारत में कर्ज में डूबी हुई परिस्थितियां और इन सब के बीच सबसे कमजोर रुपया, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, कई देशों में लगातार जो अवैध तरीके से रह रहे हैं लोग, उसमें भारतीयों को लेकर भी एक गुस्सा है। इन तमाम आर्थिक परिस्थितियों के बीच का दूसरा सच यह भी है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो कुमार मंगलम बिरला हो, चाहे संजीव गोयनका हो, एक पूरी कतार प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए खड़ी है। इस पूरी प्रक्रिया में वह हुनरमंद, चकाचौंध को समेटे हुए भी लोगों के साथ जुड़ने की मंशा रखने वाला बॉलीवुड, उसके नायक भी इस दौर में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तस्वीरों के आसरे, उन्हीं फिल्मों के आसरे आगे बढ़ पा रहे हैं जो मौजूदा वक्त में किसी को सवाल के दायरे में खड़ा ना करे और मौजूदा सत्ता को लेकर तो बिल्कुल सवाल ना हो। शायद इसीलिए वो शाहरुख खान हो, वो आमिर खान हो, एक पूरी कतार ही जब इस देश को हाँकने वाले नेता के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ जनता के भीतर कौन सी भावना है, कौन सी परिस्थितियों में वह जी रही है, और उन सब के बीच इस देश के विपक्ष के नेता की मौजूदगी अगर उन सब के बीच है तो उसे कौन दिखा रहा है और क्यों दिखाएगा? तो क्या यह देश बिल्कुल दो नेताओं के इर्द गिर्द सिमट चुका है या बंट चुका है? सिमटने और बंटने की परिस्थितियों के बीच हमें लगता है आज शुरुआत तो इस बात से होनी ही चाहिए। एक तरफ चंद तस्वीरें हैं जो विपक्ष के नेता को उस जमीन पर ले गई जहां पर लोग मुश्किल हालात में हैं। दूसरी तरफ दुनिया के उन नेताओं की कतार है जहां पर कल देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया, प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने 75वें जन्मदिन की बधाई दी, और उसके बाद
वीडियो के जरिए बधाई देने का सिलसिला इस दौर में और बड़ा हो गया। यानी 3 सवाल जिस दौर में सबसे बड़े तौर पर रेंग रहे हैं भारत की अंदरूनी राजनीति में, वह भी बीजेपी संघ के बीच 75 बरस की उम्र रिटायरमेंट की होगी या नहीं होगी। भारत की अर्थनीति अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ वार में फंसकर कहीं और ज्यादा फिसल तो नहीं जाएगी। भारत का बाजार इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को लुभा रहा है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। इन सारे सवालों से हटकर हमें लगता है 2 तस्वीर वाकई मायने रखती है। एक तरफ इस देश के भीतर विपक्ष के नेता की मौजूदगी किस जमीन पर है, और दूसरी तरफ दुनिया भर के नेताओं की कतार इस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री को बधाई दे रही है जन्मदिन की, जो 74वें जन्मदिन के मौके पर सामने नहीं आई थी, वो 75वें जन्मदिन के मौके पर ही सामने आई है। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. Great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends. And Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बधाइयों का यह सिलसिला गजब का है। और ध्यान दे तो बीते 11 वर्षों में आपको ऐसी कतार दुनिया के नेताओं की मिली नहीं होगी जिस दौर में दुनिया के मानचित्र पर एक हलचल मची हुई है। तो क्या इस संकट काल की परिस्थितियों में जो दुनिया के टैरिफ वार के साथ शुरू हुई, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच खड़ी हुई, इजराइल और ईरान के युद्ध के परिणामों ने जतला दिया, मिडिल ईस्ट के भीतर इजराइल को लेकर जो टकराव है उसने उभार दिया, और इन तमाम परिस्थितियों में भारत ने अपने तौर पर जो चीन से करीबी दिखलाई उसने भारत को महत्वपूर्ण बना दिया। इसीलिए एक पूरी कतार है, वह कतार जिसमें अपने तौर पर भारत की भौगोलिक परिस्थितियां भारत को इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बतला रही है, जतला रही है। लेकिन अगर आप बीते 11 वर्षों की परिस्थितियों को समझे तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को जीत बहुमत के साथ नहीं दिला पाए। सहयोगियों के साथ के बगैर वो सत्ता में टिक नहीं सकते हैं। देश के भीतर जो सवाल है उसमें सबसे ताजा मिसाल वक्फ बोर्ड की ही है, जिस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वो फैसला भी सत्ता के अनुकूल नहीं रहा है। यानी भारत के भीतर की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री सबसे कमजोर हैं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि इस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी सबसे मजबूत हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सबसे ज्यादा मजबूती उस विपक्ष के बीच है जिस विपक्ष के भीतर एक वक्त कई नेताओं की मौजूदगी होती थी। आज की तारीख में विपक्ष का कोई नेता कोई प्रभाव इस देश पर डाल पाने की स्थिति में नहीं है। यानी एक पूरी कतार को अगर आप समझे तो वो शरद पवार हो, वो उद्धव ठाकरे हो, वो ममता बनर्जी हो, वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, वह स्टालिन हो, कोई भी नेता इस तौर पर राष्ट्रीय तौर पर प्रभावित कर पाने की स्थिति में देश को नहीं है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी है और विपक्ष का मतलब भी राहुल गांधी है, और दूसरी तरफ सत्ता का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बीजेपी का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एनडीए का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, संघ का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यानी 2 ही धारा बहुत साफ है। लेकिन सबसे बड़ी उलझन इस देश के सामने है। धड़कनें गायब हैं। शोर जरूर है, वो शोर चकाचौंध का है, धड़कनें जनता की नहीं है, क्योंकि मीडिया साथ में नहीं खड़ा है। मीडिया जहां पर खड़ा है उसे समझ तो आ रहा है, लेकिन वह उस पर चुप्पी थाम चुका है, वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि मौजूदा वक्त में विपक्ष की राजनीति अगर राहुल गांधी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, देश की सत्ता अगर प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति में भारत ने कैसी मार खाई और किस तरीके से वो डिरेल हुई,
मीडिया ने सवाल नहीं किया। अमेरिका के साथ अर्थव्यवस्था में साथ ना खड़े होना और एक झटके में 180 डिग्री विपक्ष के तौर पर चीन के साथ खड़े हो जाना, मीडिया ने सवाल नहीं किया। भारत के भीतर बेरोजगारी चरम पर होना, असमानता चरम पर होना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव पर होना, मीडिया ने सवाल नहीं किया। लेकिन इसका दूसरा एक पक्ष भी है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की मौजूदगी और विपक्ष की अपने तौर पर मौजूदगी, क्या टैरिफ को लेकर कोई विजन दे पाने की स्थिति में विपक्ष आया? क्या वाकई इजराइल युद्ध के मद्देनजर उसने कोई निर्णायक भूमिका निभाने की कोशिश देश की राजनीति में की? रूस से कच्चा तेल खरीदें या ना खरीदें, वो कौन सी दिशा हो जिस दिशा में भारत को आगे बढ़ना चाहिए और राष्ट्रहित का जिक्र जो प्रधानमंत्री मोदी या सरकार कर रही है, उससे हटकर कौन सा विजन होना चाहिए, क्या विपक्ष ने बताने की कोशिश की? क्या वाकई इस दौर में ईरान से रिश्ते कैसे रहेंगे, फिलिस्तीन के साथ कैसे रहेंगे, गाजा पट्टी को लेकर कौन सी भूमिका होनी चाहिए, मिडिल ईस्ट के साथ संबंधों के मद्देनजर भारत को आगे कैसे बढ़ना है, कोई सवाल इस दौर में आपको विपक्ष की तरफ से निकलकर आते हुए दिखाई दिया? इस देश के भीतर रोजगार का सवाल है, उत्पादन का सवाल है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सवाल है, असमानता का सवाल है, पिछड़ेपन का सवाल है। कोई सवाल आपको इस रूप में उभरता नजर आया? राजनीति ओबीसी एससी एसटी पर टिकी जरूर, लेकिन उसके आश्रय एमएसएमई का बदहाली, किसानों की परिस्थितियां नाजुक होना, क्या इसका कोई प्रतिबिंब इस दौर में उन राज्यों में भी नजर आया जो राज्य बीजेपी के पास नहीं है? यानी कर्नाटक है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है। क्या यहां पर कोई ऐसा राजनीतिक प्रयोग किया गया जो चेतावनी दे मौजूदा बीजेपी राजनीतिकों की, देखिए सत्ता के तौर तरीके ऐसे होने चाहिए? और अगर यह परिस्थिति आप समझ रहे हैं तो देखिए कितना बड़ा वैक्यूम है, कितनी बड़ी शून्यता है। इस शून्यता का जवाब आप कैसे देंगे? सत्ता देश को हाँकना चाहती है, विपक्ष उस हाँकती हुई परिस्थिति पर उसकी लगाम अपने हाथ में चाहता है। लेकिन फिर वही सवाल, जनभावना और धड़कने गायब है। शायद इसीलिए एक तस्वीर और देखने की कोशिश कीजिए। इस तस्वीर में इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं। उन्होंने क्या कमाल का काम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किया। वो मुकेश अंबानी हैं, वो बिल गेट्स भी हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, जो दुनिया के भीतर मानवीय पहलुओं के साथ बिजनेस को देखना चाहते हैं। कुमार मंगलम बिरला भी हैं। लेकिन उसके साथ आप उन तस्वीरों को भी तो देखिए जिन तस्वीरों को विपक्ष के नेता राहुल गांधी उस जमीन पर खड़े होकर बतलाना चाहते हैं, लेकिन वो ब्लैकआउट है। Today is a festive day for 1.45 billion Indians. It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. Modi ji is a Yug Purush. You rarely have people like this born, so to speak. I would like to pay my respects to him on his 75th birthday. He is one of those people who have made the largest impact in the history of our nation in terms of the growth and development of our nation. सब कुछ तो ब्लैकआउट है, क्योंकि इस देश के भीतर की हलचल अगर खबरों के आश्रय आप तक नहीं पहुंच पा रही है
और जो पहुंच रहा है उसमें एक ऐसा जश्न है जिस जश्न के दायरे में इस देश का पैसा ही उसी जश्न पर लुटाया जा रहा है जिस जश्न को लेकर इस देश की जनभावना अपने हित, अपनी जरूरतों को देखना और पूरा होते हुए समझना चाहती है। सब कुछ तो गायब है। इसीलिए यह सवाल आजकल बहुत छोटा हो गया कि विपक्ष की मौजूदगी इस देश की खबरों से क्यों गायब हो गई। राजनीतिक सत्ता ने देश को हाँकते हाँकते इस देश की मीडिया को भी कब और कैसे हाँकना शुरू कर दिया। कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। इस देश के भीतर जन्मदिन मनाने के लिए जो इस देश के राष्ट्रीय अखबारों में, टेलीविजन स्क्रीनों पर चलते हुए विज्ञापनों के जरिए जो घेराबंदी की गई है, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ। सामान्य तौर पर दिल्ली के भीतर तमाम अखबारों में जो विज्ञापन दिया गया दिल्ली सरकार के जरिए ही, उसकी कितनी रकम टैक्स पेयर के पैसे से नहीं है तो कहां से आई है। मुश्किल यह है कि पहले की सरकार हो, अभी की सरकार हो, दोनों एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर सकती है कि विज्ञापनों के आश्रय जीवन तो आपने भी जिया और प्रचार प्रसार में तो आपने भी इस देश में फूंक दिया सब कुछ। तो जन भावना जाए तो जाए कहां। हर कोई जानता है मौजूदा वक्त में आज कम से कम अखबारों में जो दिल्ली सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, उसने जितना विज्ञापन दिया उतना विज्ञापन और कभी कभी उससे ज्यादा विज्ञापन इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार भी फूंक दिया करती थी। ऐसा नहीं है कि इन स्थितियों से कांग्रेस भी अछूती रही है, लेकिन नया सवाल यह है इस देश के भीतर की बदहाली जो युवाओं से जुड़ चुकी है, जो पूरा एजुकेशन सेक्टर है, जो पूरा हेल्थ सेक्टर है, इस देश की मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की ही परिस्थितियां, जो पूरे हिमालय को खोद कर नए तरीके से सुरंग बनाकर लोगों की आवाजाही दिल्ली से आगे बढ़ाने को तैयार थी, सब कुछ ढहते हुए हर किसी ने देखा। कितना पैसा उस पर खर्च हुआ और उसके बाद जो परिस्थितियां इस बार बरसात में सामने उभर कर आई, क्या किसी ने कोई सवाल किया या सवाल करने की भी हिम्मत दिखाई? नहीं। और शायद इसीलिए इस वक्त जब होड़ लगी हुई है बधाई देने की, तो क्या बॉलीवुड, उस बॉलीवुड के भीतर जहां पर जय जवान जय किसान के नारे के साथ भी फिल्म बनी, 2.5 बीघा जमीन भी बनी। और यह कोई बहुत दूर की बात नहीं है कि भारत के भीतर मुद्दों को लेकर फिल्में नहीं बना करती थी, बनती रही है। लेकिन इस दौर में होड़ तो है सत्ता के हाँकने वाले के साथ खड़े होने की। तो क्या शाहरुख खान, क्या आमिर खान, एक पूरी कतार ही जब खड़ी है तो उसे कैसे पता चलेगा कि इस देश के भीतर विपक्ष का नेता जो जद्दोजहद कर रहा है पंजाब में जाकर, और वो जहां पर जाना चाहता है वहां उसे जाने देने की इजाजत नहीं है, क्योंकि सुरक्षा दे पाने की स्थिति में पंजाब पुलिस नहीं है या वहां की सरकार हाथ खड़े कर रही है। हमें लगता है इन तीनों परिस्थितियों को एक साथ आपको देखना और चाहिए भी। एक तरफ बॉलीवुड, दूसरी तरफ इस देश में विपक्ष का नेता। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है, एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। टूटी है। आप कह रहे हो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ आपने हमें क्यों जाने दिया? We without any bridge, so evacuation or any other thing from that side. There is no bridge. So there is. But you have not written that. So that we have written it in the SDM, instead of that, what the MLA Sahaba is telling us, we have brought the people here. Right. It's just we have to cross this So border. basically the security concern for the protecting. So ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ एक मिनट पहले आप हमारे को हमारे देश में ही सुरक्षा नहीं दे सकते। आप कह रहे हो फेंस टूटी हुई है, उधर भी लोग रह रहे हैं। अगर सुरक्षित ही नहीं है हम अपनी धरती पे, तो फिर क्या होगा? सर सुरक्षित रखना चाहते हैं इसलिए तो साथ में है। तो मतलब ये इंडिया, आप दूसरा इंडिया सर, इंडिया में आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो मुझे। सर रिक्वेस्ट ये है, अगर वहाँ पे कोई जो इश्यूज हैं, अगर हम आपके नहीं तो आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते। सर रख सकते हैं, यही कह रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं सर, यही कह रहे हो। सर वी आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट सर। बट यू आर सेइंग दैट इज इंडिया, दैट यू कैन नॉट प्रोटेक्ट इन सर, इंडिया। बट दैट एरिया इज डिफरेंट सर। सो
So we have. It is our duty. It is not India. Sir, it is India, sir. Then how is it different? Sir, the terrain is different, sir. So we have to tell each and every aspect of security, sir. That is the only thing. Indian territory में leader of opposition cannot go because Punjab police cannot protect him. No, sir. It is not. Punjab police is always ready to protect, sir. We are always there, sir. आप कह रहे हो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया की टेरिटरी में नहीं जा सकता क्योंकि आप लोग उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, वही कह रहे हो? नहीं सर, we are willing to protect him. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर. हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे. हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमें. जब ब्लैकआउट है, संवाद गायब है, परिभाषाएं बदल दी गई हैं, तो उसके बाद इस देश के भीतर किसे जानकारी होगी कि पंजाब का सच इस दौर का क्या है, हिमाचल के भीतर की परिस्थितियों का सच क्या है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है? कुछ मायने नहीं रखता है क्योंकि हर के सामने एक अपना संकट है और उस संकट का सामना करते हुए वह इस वक्त जन्मदिन की बधाई देने के लिए सामने खड़ा है. जब परिभाषाएं बदलने का जिक्र होता है तो ध्यान दीजिए इस देश में जुडिशरी की परिभाषा कैसे बदली. नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी और कोलेजियम को लेकर टकराव थमा नहीं, उसको नए तरीके से परिभाषित करने से सत्ता चूकी नहीं. इस देश के मीडिया की परिभाषा कैसे बदली, पूरा बिजनेस मॉडल मीडिया का कैसे सत्ता ने अपने हाथ में ले लिया. इस देश में नौकरशाही की परिभाषा कैसे बदली. जो सलीके से मिलता था प्रमोशन वो सत्ता के रास्ते से गुजरने लगा और रायसीना हिल्स को छुए बगैर किसी को प्रमोशन मिल नहीं सकता है. यह रास्ता यूनिवर्सिटीज के भीतर प्रोफेसर से लेकर वाइस चांसलर तक कैसे संघ के हेडक्वार्टर से गुजरने लगा. सारी परिभाषाएं बदली गई, इंस्टीट्यूशंस तक की परिभाषाएं बदली गई, जो संवैधानिक संस्थान हैं उनकी परिभाषा बदली गई. और दूर क्यों जाते हैं बीजेपी के भीतर की परिभाषा जो 75 बरस पूरे होने के बाद मार्गदर्शक मंडल की दिशा में अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तक को ले गई. और यशवंत सिन्हा ने तो मान लिया कि उनका जगह ब्रेन डेड हो गया है. इस पूरी कतार के भीतर जब हर परिभाषाएं बदलती चली गई तो मौजूदा वक्त में जब आप उस परिभाषा को खोजने निकलेंगे कि इस देश के भीतर बिहार का युवा सड़क पर क्यों था, वो डंडे क्यों खा रहा था, उसको लेकर जो रोजगार के सवाल थे वो गायब क्यों हो गए, इलाहाबाद और कानपुर की सड़कों पर बनारस बीएचयू के भीतर जो रोजगार को लेकर शोर था वो थम क्यों गया, इस देश का एमएसएमई सेक्टर वहां की बदहाली क्यों बढ़ गई. हर परिभाषा बदली जा चुकी है और हर परिभाषा के केंद्र में अगर मौजूदा राजनीतिक सत्ता है तो आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचेगा कि आप कोई सवाल भी करें. और जब आप कोई सवाल नहीं करेंगे तो हमें लगता है आखिर में इस टी शर्ट को देख लीजिए, यह मेसी की वह टी शर्ट है जो फुटबॉलर लियोन मेसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप जो उन्होंने जीता था उस जर्सी को पहना हुआ था. वो जर्सी भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भेंट की है. बंगाल के भीतर फुटबॉल का जुनून, केरल के भीतर फुटबॉल का जुनून, गोवा में फुटबॉल का जुनून. जाहिर है ये बिल्कुल नई परिस्थितियां हैं. मेसी ने जर्सी भेजी प्रधानमंत्री मोदी को, उसके बाद उस पूरे युवा वर्ग के भीतर जो खुशी की लहर होगी कमाल हो गया. ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री को लेकर आई नहीं थी. दरअसल यही वो परिस्थिति है, लेकिन पहले इस जर्सी को तो देख लीजिए. जी 2022 वर्ल्ड कप जीतने वाली अर्जेंटीना, लियोन मेसी की ये जर्सी हस्ताक्षर के साथ प्रधानमंत्री को भेजी गई. और तो और हॉलीवुड की सिंगर है मैरी मिल्बन, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए गाना गाया. आप कह सकते हैं
इससे पहले कहां ऐसा होता था? दूसरा सवाल यह भी है, इससे पहले किस प्रधानमंत्री की चाहत थी कि दुनिया भर के भीतर इस तरीके से उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाए, या फिर ऐसे मौके पर सेलिब्रेट किया जाए जिस वक्त भारत की अपनी परिस्थितियों के बीच यहां के नागरिक जिन स्थितियों से दो चार हो रहे हैं, उसमें भारत के भीतर रहने वाला पिछड़ा तबका हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम तबका हो, गरीब तबका हो, और इन सब के बीच भारत में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज पर जिंदा रखा भी जा रहा हो, और इस देश के तकरीबन 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभार्थी बना भी दी गया हो, और इस दौर में बीते 11 वर्षों में जितना कर्ज भारत ने वर्ल्ड बैंक और IMF से लिया था, वो 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना से ज्यादा बढ़ चुका हो। ऐसी परिस्थिति में देश को हाँकने वाले नेता के जन्मदिन पर बधाई तो देनी ही चाहिए, हर किसी को देनी चाहिए, क्योंकि यह देश सिर्फ दो नेताओं के आश्रय नहीं है, बल्कि एक मैसेज इस देश के लिए है। अब जो भी इस देश का प्रधानमंत्री होगा, वह मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री से बहुत कुछ सीख चुका होगा, क्योंकि वह आराम नहीं करते हैं, और इस बात का जिक्र खुल्लम खुल्ला इस देश के गृह मंत्री कर रहे हैं। 24 साल से मैंने देखा है, देश में एक ही व्यक्ति है जिसने कभी छुट्टी नहीं ली है, वो नरेंद्र मोदी। 24 साल तक खुश तो हो सकते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री ने बीते 23 वर्षों से एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। सब कुछ देश के नाम निछावर है, और इस देश में अब दो नेता नहीं, एक ही नेता है। विपक्ष की कोई हैसियत बची नहीं। विपक्ष की अगुवाई करने वाले राहुल गांधी इस देश में कहीं भी किसी भी माध्यम के जरिए दिखाई ना दें, इसकी व्यवस्था में अगर सत्ता जुट चुकी है और धड़कनों पर बंदिशें लगा दी गई हैं, तो मतलब बहुत साफ है, इस देश का मतलब मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और वो सिर्फ और सिर्फ मोदी ही रहें, इसके लिए पूरी सत्ता सरकार, पूरा सिस्टम, समूची पूंजी, सब कुछ छोक दिया गया है, क्योंकि आखिर में एक ही शख्स को इस देश को हाँकना है। संविधान में दर्ज जनता को मिले अधिकार, उसकी धड़कनों को सुनने के लिए संस्थानों की मौजूदगी, संस्थानों को चलाने वाले नौकरशाहों की काबिलियत, और इन सारे मामलों को लेकर अदालतों के भीतर होने वाली बहस के जरिए पुरखों द्वारा रची बसी गई इस देश को चलाने की विधा गायब हो चुकी है। सब कुछ नया नया है। बहुत बहुत बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।